जो हमारी अमनो शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, उन्हें क्या पता हो बारूद के ढेर पर बैठकर जला रहे हैं तिल्ली। ये वो इंसान होते हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरीके से होते हैं, कितने भी दिन नुल्की में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। ये किसी भी धर्म के नहीं होते हैं, किसी रीजन के नहीं होते हैं, किसी कास्ट के नहीं होते हैं, ये अपने माँ बाप के भी नहीं होते हैं, और तो किसके होंगे। फिर से बर्बरतापूर्ण ये अटैक इनके द्वारा जो किया गया है, बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए, और ये एक तरीके से क्लेम भी करते हैं कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कर दिया है। ये पाकिस्तान में पलने वाले वो पिल्ले हैं, वो कुत्ते हैं जिनका कोई भी रिलीजन नहीं है, जिनकी कोई कास्ट नहीं है, और इंसानियत के नाम पर जो धब्बा है, ये इस तरीके की हरकतें ये पहली बार नहीं हो रही हैं। ये आप लोगों के सामने डेट है 1999, 2001, 2014, 2016, 16, 17, इसी के साथ में आप लोग देखने को मिलेगा हर बार। और अब ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के अटैक बार बार हमारी कंट्री में जो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप लोग इनको कभी भी किसी भी एक तो रिलीजन से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिक फंडा इनका यही है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में आखिर लोग इतनी शांति से रह कैसे रहे हैं, इतने सारे रिलीजन एक साथ मिलकर रह कैसे रहे हैं, हमारी कंट्री इतनी अमनो शांति में अपना एंजॉय लाइफ को कैसे कर रही है। क्योंकि ये वही कंट्री है जो 1947 में हमारे ही साथ आजाद हुई थी, पर लेकिन आज के डेट में वो कहां बैठी है और हम कहां पहुंच गए, यही चीज है जो हमेशा उनको चुभती रहती है। और इसी को एक तरीके से इसी में विघन डालने के लिए इनके द्वारा ऐसी हरकतें की जाती है, बार बार जो अटैक किए जाते हैं। ये यहां पर जैसे मोहम्मद यहां पर बेसिकली वही टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंडिया को तोड़ना चाहता है, खासकर जम्मू और कश्मीर वाले पोर्शन को। और सबसे एक इरिटेटिंग बात मुझे पता है क्या लगती है, जो मुझे अंदर तक जलाती है, वो ये है कि इनको हमारी कंट्री में ऐसे अटैक करने के लिए अपना कोई इंसान नहीं भेजना पड़ता है, ये हमारे ही खुद की कंट्री के इंसान को ट्रेन कर कर ये हमारी ही कंट्री में ऐसी हरकतें कराते हैं। अभी जो यहां पर ये अटैक देखने को मिला, यहां पर जो जवान थे वो एक बस में जा रहे थे और एक कार आकर टकराई उससे, और वहां पर वो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि बहुत बड़े स्केल में वो सुनाई पड़ा वहां पर। और आप लोग समझ सकते हैं यहां पर ये हालत हो गई है बस की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उसके अंदर बैठे हुए इंसानों की क्या हालत हुई होगी। ऐसी चीजें देख के गुस्सा इतना आता है अंदर से, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाए इंसानों के साथ में, यानी कि समझ में नहीं आता यार किस तरीके की टेंडेंसी है, क्या खागे पैदा होते हैं, मतलब किस तरीके से ये क्या करना चाह रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मतलब क्या एक क्या बोलूं इसके बारे में यार, मतलब हद कर दी बिल्कुल। एक ये अभी ये मूवी निकल के आई और ये मूवी आप लोगों को देखने को मिली, कहीं ना कहीं इसका भी आप लोग एक यहाँ पर रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से पहले देखिए नॉर्मली अगर मीडिया में आप लोग कोई न्यूज देखने को मिलेगी ना, लोग उसको समझा नहीं पाते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, पर लेकिन ये उरी मूवी अभी आप लोग देखते हैं, एक कहीं ना कहीं ये भी आप लोग बोल सकते हैं कि इसका ये रीजन था। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, ये वही टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बार बार इंडिया जिसको बैन करना चाहता है, और चाइना जो कि इसको बार बार सपोर्ट करता है, बार बार रोक देता है वीटो पावर की, एक तरीके से वीटो पावर है उसके हाथ में, उसको यूज करके वही टेररिस्ट ग्रुप है जो बार बार इंडिया के साथ में ये ऐसी हरकतें कर रहा है, और बार बार ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। पास्ट में दुनिया भर की एक्टिविटी की जा चुकी है, और ये भी उनमें से रिसेंटली एक एक्टिविटी है। देखिए यहां पे मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, गुस्सा सबके अंदर है, मुझे पता है आप लोगों के अंदर भी गुस्सा है। कमेंट में अगर कोई कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी कमेंट कीजिएगा, किसी रिलीजन के नाम पे मत कीजिएगा, क्योंकि ये चाहते ही ये हैं कि हम लोग आपस में मिलकर न रहें, ये चाहते ही हैं कि हम लोग आपस में ही लड़कर मर जाएं, यही बेसिकली फंडा होता है। तो जो गुस्सा रखना है, गुस्से को अंदर पाले रखना है, और उसको इस तरीके से करना है कि कुछ ना कुछ कंट्री के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है। क्योंकि सामने वाले को अगर जवाब देना है ना, तो सचिन तेंदुलकर वाला अपनों को हमेशा अपना एक तरीके से पैटर्न अपनाना है। सामने वाले को जो जवाब देना है वो अपने बल्ले से देना है, अपने बैट से देना है, ना कि उसको गाली गलोच करके देना है। तो हमेशा अपने काम से जवाब देना है। हम अपनी कंट्री को इतने आगे लेकर जाएंगे कि ये कहीं एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ इस तरीके की कोई कंट्री हमारे साथ में आजाद हुई थी। ये काम हम लोग करना है, इसीलिए मिलजुल कर जो भी काम करते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, अपनी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और इस तरीके से आगे बढ़ना है। यही हमारा एक अच्छा जवाब इनके लिए होगा कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, हमारी कंट्री का आप लोग बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आइए बात करते हैं आगे लेक्चर के बारे में। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है बहामस, जाकर मैप ही नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, काफी कुछ डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर है ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछे थे। चलिए शांति रखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2015 का जो जजमेंट आप लोगों को देखने को मिला था श्रेयस सेंगल, ये आप लोग क्लियर करा दूं। यहाँ पर मैंने कल इंडियन पिनल कोड बोल दिया था, ये इंडियन पिनल कोड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन नहीं है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्टक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में श्रेयस सेंगल केस में। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें हमारी कंट्री में अगर कोई बोलता है कुछ बातें, एक तरीके से किसी के ऊपर कमेंट करता है, तो उसको भी एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसको यहाँ पर स्टक डाउन किया गया। ये हमारी कंट्री खासकर डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं थी जो इस तरीके यहाँ पर ये सेक्शन काम कर रहा था, और अब तक भी इसको बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर यूज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के स्टक डाउन करने के बाद भी।
1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था, असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप लोग तब समझिएगा जब इंसान कोई भी कहीं पर एसोसिएशन कर रहे हैं, इवन रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के लिए भी एसोसिएशन कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, कोई इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, तो असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब निकल कर आएगी। यानी कि हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं आज के डेट में उस लेवल पर नहीं है, अप टू द मार्क, जहां पर होनी चाहिए थी। ये बात बोली गई थी 1920 में महात्मा गांधी जी के टाइम पर। अगर बात करें यहां पर, यह बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो 1995 में यानी कि 1995 में ये केस निकल कर आया, इसमें भी यहां पर यह बात बोली गई कि जो प्रो खालिस्तान स्लोगन हमारी कंट्री में लगाए जा रहे हैं दो इंसानों के साथ द्वारा, उनको भी छोड़ दिया गया था। फिर रिसेंटली अभी 3 इंसानों को ताउम्र कैद की सजा कैसे सुना दी गई थी सेशन जज के द्वारा, वो आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट बोला गया आर्टिकल 19 है हमारे संविधान में, एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल जो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन की पावर देता है, और खासकर आप लोग इस आर्टिकल को जान बोल सकते हैं हमारी कंट्री में अगर फंडामेंटल राइट की आप लोग बात करते हैं तो। राजस्थान असेंबली है वो जिसके द्वारा 5% रिजर्वेशन देने की बात की गई रिसेंटली अभी गुजर कम्युनिटी को, किससे रिलेटेड यहां पर ये जॉब और इसके अलावा एजुकेशन में रिजर्वेशन देने के लिए। सैंक्शन की बात की गई, अभी वेनेजुला के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, इसीलिए वेनेजुला जो चाहता है इंडिया के साथ में अपना ऑयल जो एक्सपोर्ट डबल करना चाहता है, क्योंकि इंडिया एक काफी ऐसी कंट्री है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं ये यूएसए के सैंक्शन के अंदर में भी नहीं आता है। जिस तरीके से कुछ कंट्री हैं जिनके ऊपर अगर यूएसए का हमारे साथ में अच्छा रिलेशन है, जैसे और ईरान, नॉर्थ कोरिया, कुछ ऐसी कंट्री हैं, अगर हम लोग इनके साथ में कुछ खरीदते या बेचते हैं, और रसिया, तो वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। पर लेकिन वेनेजुला के साथ में ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते, हम आसानी से यहां से अपना तेल वगैरह खरीद सकते हैं और सस्ता भी हम लोगों को मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसने पाकिस्तान को दिए थे 6 बिलियन जो अभी लोन है वो रिसेंटली, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर से मैं बोलता हूं, इंडिया की बात कर लीजिए चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, जो लोग हैं वहां पर भी बहुत अच्छे हैं। हमारी ही कंट्री के आपको देखिए, आजादी से पहले एक ही तो लोग थे हम लोग, पर लेकिन एक ग्रुप ऐसा बन चुके हैं वहां पर जो कि टेररिस्ट से कनेक्टेड है। वो एक गंदगी वाला जो माहौल वहां पर हो गया है वो सबसे खतरनाक है, वरना लोग वहां भी अच्छे हैं, ठीक है। वो भी नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में कोई ऐसी कंडीशन है। कौन सोचेगा यार अपनी कंट्री को ऐसे देखना, आप खुद सोचिए। पर लेकिन कुछ ऐसा तबका वहां पर हो चुका है जो कि कितना गंदा है, जिनका कोई रिलीजन नहीं, जिनकी कोई कास्ट नहीं है, कोई रीजन नहीं है, इवन अपनी ही कंट्री के लोगों को मारते हैं। बच्चे, आप लोगों ने देखा था पेशावर में अटैक हुआ था पाकिस्तान में, कितने सारे बच्चे मारे गए थे। तो ये वो गंदगी है वहां पर। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान को गलत बोले, तो इसलिए अपने वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा, और हम लोग को आगे बढ़ना है, उस पर फोकस देकर चलना है। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के अलावा टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है, हमारी कंट्री के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से ढंग से काम नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, ये तमाम बातें बोली गई हैं। कर्नाटका की पॉलिटिक्स है, आप लोगों को पता है कर्नाटका में किस तरीके से एक कंडीशन चल रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, जो आज की डेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए एक दूसरे की पार्टी से जो एमएलए होते हैं उनको, वो तमाम मुद्दे हमारे किसी काम का नहीं है। इलेक्शन से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल अभी आप लोगों के सामने आएंगे, ये नीचे वाला आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की जा रही है 2019 के इलेक्शन के बारे में, क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या सिचुएशन, वो तमाम बातें हैं। कैग की एक रिपोर्ट निकल कर आई राफेल के बारे में, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, हल्का सा नजर डालेंगे। हालांकि मुद्दे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा कैग के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर क्या बोला गया है वो भी हल्का सा नजर डालेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रिसेंटली हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, फिर से एक आर्टिकल है, यहाँ पर बात यही बताई जा रही है कि क्या यहाँ पर हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट में जो एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कमी आई है, क्या वो एक तरीके क्राइसिस है, ये बता रहा है। एक बोल रहे हैं हाँ, दूसरे बोल रहे हैं ना, तीसरे बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ कहना। यहाँ पर ये डेटा है, इसके बारे में नजर डालेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, देखें क्या क्या बातें की जा रही है। साइड वाला आर्टिकल जो यहाँ पर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक डेटा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में जिक्र किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो आप लोग याद रखते हैं, वो आप लोगों से पूछी जा सकती है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, खासकर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 163 कंट्री में से टोटल अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 137 है, ये डेटा याद रखिएगा। कल आप लोगों का काफी शानदार आर्टिकल रह गया था ब्लड बैंक के बारे में, टाइम नहीं मिल पाया इतना क्योंकि काफी बड़ा जो डिस्कशन हो जाता, वो आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोग थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, हमारी कंट्री में दो बातों में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी के 4 पिलर की बात करें तो वो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मीडिया को 4th पिलर बोल दिया जाता है। अगर डेमोक्रेसी के 4 पिलर की बात करें तो ये 4 पिलर बोले जाते हैं किसी कंट्री की पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के बारे में। पर लेकिन अगर आप लोग बोलेगी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग कौन से हैं, यानी कि
हमारी कंट्री के एक तरीके से जो संवैधानिक बॉडी है वो कौन सी है, जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में कुछ मेंटेन रखने का काम करती है, जो कि कंट्री को आगे ले जाने में काफी इंपॉर्टेंट है। वो कुछ क्या है? वो कुछ है, अगर आप लोग बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम मेंटेन रखने का काम करता है, ताकि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो इस तरीके से काम करें कि ग्राउंड लेवल तक जस्टिस लोगों तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं एक तरीके से सबको इक्वली मिले। ये नहीं कोई अमीर है उसको अच्छा मिले और गरीब है उसको कम मिले। तो ये एक तरीके से जो जुडिशरी है, एक तरीके से जो जस्टिस सिस्टम है उसको मेंटेन रखती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है वो इस तरीके से कंडक्ट कराता है ताकि हमारी कंट्री के जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहे। तो ये काम किया जाता है, हर एक इंसान जो कि 18 साल या फिर उससे ज्यादा का हो चुका है उसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या किया जाता है, ये 18 साल या उससे ज्यादा का जो भी इंसान होता है उसको वोट देने का हक दे दिया जाता है। यानी कि 18 साल से अगर आप लोग ज्यादा या फिर उसके इक्वल हो चुके हैं तो आप लोग यहां पर वोट दे पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी पावरफुल जो एक तरीके से पावर है वोट की उसको यूज कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी मेंटेन रखने का काम करता है। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी कंट्री में मेरिट सिस्टम मेंटेन रखता है। मतलब क्या है? मतलब ये है अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीजन आज के में देखिए ये एग्जाम क्लियर करके जाता है तो अच्छी पोस्ट पर बैठता है, यानी कि सारी जो आप लोग पोस्ट देखने को मिलेगी वो पावरफुल पोस्ट है। लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा इंसान बैठ जाता है जाकर जो कि एक तरीके से नॉलेजेबल बंदा नहीं है, एक तरीके से उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, एथिकल बंदा वहां पर नहीं है, अगर कोई ऐसा बंदा पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का मेरिट सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है हमारी कंट्री में अगर ऐसी पोस्ट पर कोई इंसान पहुंचता है तो लार्ज तबके पर सोसाइटी के इंपैक्ट डालता है। तो एक अच्छा इंसान वहां पर पहुंचना चाहिए, यानी कि एक मेरिट बेस का इंसान वहां पर पहुंचना चाहिए। ये काम करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करते हैं केक की, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे रिलेटेड आर्टिकल है। पर लेकिन ये क्वेश्चन एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग हैं हमारी कंट्री में, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। संविधान में आर्टिकल 148 में इसको रखा गया है। एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि ये हमारी कंट्री में जो पब्लिक मनी है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि पब्लिक पर्स आप लोग बोल सकते हैं, हमारा जो टैक्स पेयर का जो मनी है किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये काम इसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर। इसी के साथ में ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए ऑडिट का काम भी करता है। पर लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बस मुझे एक देखने को मिलती है, वो ये है कि पैसा खर्च कहां करना है ढंग से, उसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ पे सबसे गलत बात है। ये जो काम करेगा पिक्चर में तब आएगा कि जब पैसा खर्च हो जाएगा, तब देखेगा कि सही तरीके से खर्च किया है या सही तरीके से खर्च नहीं किया है। ये सबसे बड़ी खामी कई बार बोली जाती है, कई बार जब क्रिटिसिज्म यहाँ पर जो कैग का किया जाता है। ये नहीं कि पैसा खर्च करने से पहले अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ही पैसा ढंग से खर्च किया जाए, कोई उल्टा सीधी मनी खर्च नहीं करे। पर लेकिन पैसा खर्च करने के बाद में ये उसको रिव्यू करने के लिए आता है कि कहां कहां गलत तरीके से पैसा खर्च किया गया। तो इस तरीके से अपनी ड्यूटीज हैं ये, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अपनी जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट में सबमिट करता है। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑफिस है, खासकर अगर पब्लिक से रिलेटेड हम लोग बात करें तो। अभी रिसेंटली कैग की एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें यह बोला गया है कि जो पहले कांग्रेस के टाइम पर जो 126 राफेल जो ये विमान खरीदने की बात की गई थी और अभी 36 जो खरीदे गए हैं, कहीं ना कहीं जो प्राइस में डिफरेंस था वो इन्होंने बताया कि ये महंगे थे ये सस्ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, जिसके ऊपर इतने लंबे समय से एक रस्साकशी चल रही है। हाँ ये ऐसे खरीद ले गए, वो ऐसे खरीद ले गए। राहुल गांधी जी को बस एक ही मुद्दा मिलता है, मुझे और नहीं लगता किसी मुद्दे पर वो बात करते हैं, बस हमेशा से एक ही बात उनकी निकल के आती है मैक्सिमम टाइम कि राफेल को उठा लो। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी एक क्लैरिटी लेकर नहीं आई है, उन्होंने भी लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है स्टार्टिंग से ही कि हम ऐसे इसको ओपन नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और बार बार अपने आप ही उनके मिनिस्टर कोई ना कोई ऐसा कमेंट बोल के चले जाते हैं जिससे कि कई बार कुछ बातें जो कि पहले वो बोल रहे थे कि नहीं हो सकता वो हो रही हैं। यानी कि ये कंडीशन एक ऐसी सस्पिशियस कंडीशन जो गवर्नमेंट और जो अपोजिशन के बीच में बन गई है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है कंडीशन को, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर इससे माहौल भी एक खराब हो रहा है क्योंकि जो प्रोडक्टिव मुद्दे हैं पार्लियामेंट में उन पर बात नहीं हो रही है और फालतू में बहुत सारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, खासकर अच्छी डेमोक्रेसी न होने की। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वो भी डेमोक्रेसी से ही कनेक्टेड है। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो एक तरीके से जनता का रूल आप लोग बोल सकते हैं।
जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही यहां पर रूल करेंगे, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं। यानी कि पावरफुल कौन है? जनता। पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। तो जहां पर जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे, यानी कि आप लोग देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, आप लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, तो ये जाते हैं राज्य में और ये जाते हैं यहां पर पार्लियामेंट में। ये फिर लॉ एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसके बेस पर हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है एक हार्मनी बनाने के लिए। और किस तरीके से जो तबका ऐसा सोसाइटी का जो कि अप टू द मार्क हमारी कंट्री में जो उसको पोजीशन नहीं मिली है उसको भी रिप्रेजेंट यहां पर किया जाए, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सबकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में देखने को मिलती है। तो पर लेकिन आज की डेट में जो बात की जा रही है यहां पर, ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर देखेंगे एक तो इलेक्शन का टाइम है, इन पर फोकस देने की काफी जरूरत है जो इंस्टीट्यूशन है, पर लेकिन ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी नाम की रह गई है। रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, आप लोग देखते हैं एक तरीके से डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं होता है। जब ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो पावरफुल पोस्ट थी इनके हाथ में, पर लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने वो सारी पावर प्रेसिडेंट में पहुंचा दी। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर बंदा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरी कंट्री को। सी जिनपिंग, ये आप लोग देखते हैं कहने के लिए डेमोक्रेटिक चाइना बोलते हैं, पर लेकिन यहां पर एक पार्टी है, उसी पार्टी के 4-5 बंदे आप लोगों के सामने रख दिए जाएंगे, उसी में से आप लोगों को चुनना है। तो डेमोक्रेसी तो बस लोगों को बताने के लिए बोला जाता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पर लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से आरटी इरोडगन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे तुर्की के, ये भी एक तरीके से इसी तरीके डिक्टेटर हैं जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, पर लेकिन एक्चुअल में ऑथोरिटेरियन है ये सारे, जो कि अपनी अपनी जो इनकी मनमानी है वो चलाते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। अगर आप लोग हत्या भी ना बोलेंगे, अगर ये बोला जाएगी हत्या काफी जल्दी हो गया, अभी हत्या नहीं बोल सकते, पर लेकिन इतना तो आप लोग बोल ही सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर जब बात करें डेमोक्रेसी की तो वो शब्द बस एक किताबों में बनकर रह गया है, एक्चुअल में ग्राउंड पर उसको कोई इंप्लीमेंट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसका उदाहरण कई सारे आप लोगों के सामने मिल जाएंगे। रिसेंटली अभी आप लोग देखते हैं दुनिया भर के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की कंडीशन आप लोग देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरी साइड में भी जाके बात करें किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर यहां पर अभी ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आप लोग देख लीजिए, कोई उसको नहीं पूछ रहा है। यूएन की बात देख लीजिए, यूएसए जो चाहता है अपने हिसाब से कर लेता है, कभी यूएन को यह भी नहीं होता है कि यूएन को जाकर बता दे कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। वो तमाम मुद्दे यहां पर आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बोलते थे कि डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी है, अफगानिस्तान में एंट्री की गई रजनीकांत की तरीके से, क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर डेमोक्रेसी मेंटेन रखेंगे। पर लेकिन हो क्या रहा है, तालिबान के सामने घुटने टेक कर अपनी वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से चाट कर वहां पर बिल्कुल लेट कर जमीन में अब यहां पर ये अपनी इज्जत बचाकर निकल रहे हैं। जो पहले बोला गया था कि हम लोग वहां पर डेमोक्रेसी मेंटेन रखेंगे, डेमोक्रेसी तो दूर रखिए मेंटेन रखने की, अपनी कंट्री में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये काम कर रहे हैं एक इंसान जीता जागता उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप। इनके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा मेक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बनाने की बात की जा रही है, खुद की कंट्री में शटडाउन कर दिया। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों को ये बड़ी इरिटेटिंग चीज मुझे लगती है यहां पर देखने में, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर चिढ़ते हैं। ये इंसान ऐसे हैं, ये अपनी ही कंट्री को ढंग से चलाने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे भी कंडीशन ऐसी निकल कर आएगी। यानी कि पता नहीं क्या बोलते हैं, खुद की कंट्री के जो लोग हैं वो भी इनको बहुत, आप लोग देखते हैं जो डिपार्टमेंट के लोग हैं बहुत सारे रिजाइन कर चुके हैं। जब भी किसी कंट्री में आप लोग ऐसा दिखने को मिले कि हाईएस्ट पोस्ट के जो हेड है, जैसे अपनी कंट्री में सीबीआई की बात कर लीजिए, आरबीआई की बात कर लीजिए, या किसी दूसरी पर्टिकुलर ऐसी बॉडी की बात करिए, अगर उसके हेड रिजिग्नेशन देना स्टार्ट कर देते तो इसका मतलब वो बॉडी खतरे में है, प्रेशर बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिला आप लोगों को यूएसए में। बात करें अगर यहां पर एक नई कोल्ड वॉर चलाने के मूड में है, ये कोल्ड वॉर 2 नाम दिया गया इसको 2.0। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर इंटरमीडिएट रेंज जो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी जो कि यहां पर 1987 में साइन की गई थी, ये उससे बाहर निकल रहे हैं और उससे बाहर निकल गए, और फिर यहां पर रसिया भी बाहर निकल गया जिसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था। तो ये भी काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट होने की बात यहां पर की जा रही है। अगर आगे देखेंगे हमारी कंट्री की अगर बात करें इंटरनल, तो डेमोक्रेसी आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री भी कोई अप टू द मार्क काम नहीं कर रही है। सेंटर स्टेट रिलेशन के नाम पर जब कांग्रेस सेंटर में होती है, जहां पर बीजेपी होती है राज्य में, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। आज बीजेपी अगर सेंटर में है तो जहां पर कांग्रेस है वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। और ये हमेशा से ऐसा होता हो रहा है, सेंटर स्टेट के रिलेशन को लेकर जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है गवर्नर का, उसको हमेशा से गलत तरीके से यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है राज्य की गवर्नमेंट को, हमेशा सेंटर के द्वारा। ये आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। अगर अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन का अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, एक मुद्दा होता है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जो कि एक हमारी कंट्री को आगे ले जाने का काम करे। अपोजिशन बस नाम के लिए अपोजिशन है। बीजेपी जब उस टाइम पर अपोजिशन में हुआ करती थी वो ऐसी हरकतें करती थी कि हां बस अपोज करना है। आज
आज कांग्रेस बैठी है यहां पर अपोजिशन में, वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है जिस नक्शे कदम पर बीजेपी चलती थी। यानी कि अपोजिशन का नाम होता है, काम होता है ऐसा कुछ करना जिस तरीके से आप लोगों को यूके में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलेगा। वहां पर अपोजिशन पता है कैसे रहती है, ऐसे रहती है, मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है तो उनको डिसाइड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री को देखेगा, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को देखेगा, ये होम मिनिस्ट्री को देखेगा। यानी कि उनकी खुद के अपोजिशन में ऑलरेडी वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इंसान कौन सी मिनिस्ट्री की अगर कोई गलत काम हो रहा है उनको देखेगा वहां पर, और फिर एक प्रोडक्टिव बात बताएगा। अगर गवर्नमेंट कोई गलत कर रही है तो उसको समझाएगा कि ये स्टेप गलत है, इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग। तो इसको बोलते हैं एक मैच्योर डेमोक्रेसी। पर हमारी कंट्री में क्या करते हैं, कोई एक मुद्दा उठा लेंगे और उसी के इर्द गिर्द आप लोग घुमाते उसको चले जाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को पास्ट में देखने को मिला और यही काम अब यहां पर कांग्रेस कर रही है सिमिलर फंडे का। यानी कि अपोजिशन बस नाम की अपोजिशन रह गई है, पर लेकिन अपोजिशन की जो ड्यूटी होती है वो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने की होती है। क्वेश्चन पूछा जाए गवर्नमेंट से प्रोडक्टिव कामों पर लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने ही मुद्दे पर यहां पर जुड़े रहते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है कई बार। तो इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या हरकतें कर रही है। अगर बात करें डेटा के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने निकाल कर नहीं आई। जो यहां पर एनएसएसओ है उसका जो डेटा था उसको बोल दिया गया कि आप लोग इसको पब्लिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला 2017-18 में। तो ये डेटा इसलिए यहां पर रखने के लिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी यहां पर ऑफिसर हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और यहां पर डेटा अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है। और बाकी आप लोग जानते हैं जितनी जॉब आप लोगों को मिल रही है अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, तो ये देखने वाली बात होगी। रिवाइज जीडीपी लाए, क्या मतलब है रिवाइज जीडीपी का लाने का यार? यानी कि रिवाइज जीडीपी एस्टीमेट आप लोग जो लेकर यहां पर आ रहे हैं बार बार, यानी कि पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया यहां पर वो सारी बातें आप लोग देखते हैं, कई बार ऐसी बातें भी निकाल के रखते हैं सामने, तो उन सब चीजों को कोई मतलब नहीं रहता है। और खासकर अगर रिवाइज जीडीपी की बात करते हैं उसमें भी कई बार ये देखने को मिलता है कि जो एक बेसिक पैटर्न होता है उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं। इस तरह की कंडीशन यहां पर की जाती है, यानी कि अपना डेटा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बढ़ाती हुई दिखाती है और जो पुराने वाला डेटा था उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं घटाती हुई दिखाती है। यानी कि ये कोशिश करती है कि पुरानी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया है और हम अच्छा कर रहे हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज तक कुछ ऐसे ऐसे ला थे, कुछ ऐसे ऐसे सेक्शन थे जो यूज नहीं किए गए थे। सेक्शन 7 आप लोग देखते हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करने का काम करी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, काफी रस्साकसी चली। उसी के साथ में उर्जित पटेल जी ने रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया। ये एक अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से एक सेंट्रल बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके चल रही है, उसको इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करने दे रही है। इंटरिम बजट आप लोग देखते हैं, अब की बार का जो इंटरिम बजट आया उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स निकल कर आई जो कि लंबे समय तक चलने वाली हैं। हालांकि एक पैटर्न हुआ करता है इंटरिम बजट में कि आप लोग बड़ी बड़ी स्कीम मत लॉन्च कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जुलाई में जब बजट आएगा तो जो गवर्नमेंट चुन के आएगी वो ये काम करे। पर लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इन्होंने क्या किया, वो जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा था वो तोड़ दिया और बड़ी बड़ी स्कीम यहां पर रख डाली ताकि लोग वोट दे सकें। तो ये एक पैटर्न जो चल रहा था वो इनके द्वारा तोड़ा गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरिम बजट में कोई भी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे लॉन्च नहीं करता है जैसे यहां पर अब की बार किए गए, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए। ये काम पहले भी तो किए जा सकते थे। 4 साल में क्या कर रहे थे आप लोग? 4 साल में तो आप लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया कोई ऐसा कि पीएम किसान लेकर आना चाहिए। क्या 5 लाख जो टैक्स एग्जेम्पशन आप लोगों ने दिया इनकम टैक्स में, ये पहले याद क्यों नहीं आया? तो ये तमाम मुद्दे यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो एक तरीके से डेमोक्रेसी है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। ओनली वोट के लिए डेमोक्रेसी आज के डेट में रह गई है। सीबीआई आप लोग देख लीजिए, इतना बड़ा तांडव चला, इतना बड़ा महाभारत चला। सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो आपस में लड़ रहे थे। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पूरे जोर लगाए अपना बंदा वहां पर रखने के लिए, वो कंडीशन निकल कर आ रही थी। इसी के साथ में अभी जो आप लोग कंडीशन देखने को मिली खासकर स्टेट के साथ में, यानी कि जो कोलकाता के कमिश्नर थे वो कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं। सीबीआई के बीच में जो झड़पें हुई वो काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आई। जबकि सीबीआई जो बनाई गई थी ये ब्रेन चाइल्ड है किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। उस टाइम पर दिल्ली स्टेब्लिशमेंट पुलिस एक्ट 1963 में से बोला गया था कि सीबीआई को निकाला जाएगा। यानी कि सीबीआई का खुद का अपना कोई ऑफिस नहीं है जिसके तहत सीबीआई काम कर सके। सीबीआई अपनी पावर यहां से निकाल के लेकर आती है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, उसको भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया है, उसमें भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आप लोगों को दुनिया भर का देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अगर सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए इंडिया के लेवल पर या फिर वर्ल्ड के लेवल पर, तो डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी रह गई है, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो एक काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये ब्लड बैंक के बारे में है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। आप लोगों को डिस्कस करना है हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है और जो लीगल फ्रेमवर्क है जो डील करते हैं ब्लड बैंक के बारे में, उसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। यानी कि हमारी कंट्री में जो ब्लड बैंक को रेगुलेट किया जा रहा है, ब्लड बैंक जिस तरीके से डील किया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है। देखिए ब्लड एक तरीके का बहुत बड़ा आप लोग दान बोल सकते हैं, खासकर अगर वॉलंटरी किया जाता है, यानी कि अपनी इच्छा से किया जाता है। बहुत सारे लोगों की जान बचती है इसकी वजह से, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और रिसेंटली अभी न्यूज में भी है
क्योंकि ये ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो सेफ और एक ऐसा सफिशिएंट ब्लड होना चाहिए, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, एक तो सेफ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और दूसरा सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जितना जरूरी है उतना होना चाहिए। ये दो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम की, और या फिर किसी भी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्यों, ब्लड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बन चुका है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, खासकर जितने फ्रीक्वेंटली आज के में देखने को मिलते हैं, या कोई बीमारी होती है, तो ब्लड की जरूरत काफी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे, जो ब्लड की रिक्वायरमेंट अगर 2015-16 की बात की जाए तो वो इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। 1.1 मिलियन यूनिट शॉर्ट ब्लड पड़ा यहां पर, जो कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी उसके हिसाब से, और इसकी वजह से काफी डिस्पैरिटी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसे एरिया है, लगभग 81 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कंट्री में जहां पर अब तक ब्लड बैंक ही नहीं है। बाकी कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में नहीं है, यानी कि 81 डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहां पर ब्लड बैंक ही नहीं है, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ब्लड है, इकट्ठा हो जाता है, पर लेकिन आधी जगह मिलता भी नहीं है। अभी एक केस देखने को मिला 2016 में, छत्तीसगढ़ की एक महिला को, जिसको बहुत ज्यादा खून की जरूरत थी, वहां पर उस एरिया में खून नहीं मिला, और जब दूसरी जगह उसको ले जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी जान चली गई। किसकी वजह से? खून की कमी से। आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर यहां पर ब्लड इस तरीके से अवेलेबल हो तो बहुत सारी जान बचाई जा सकती है। और इसी के साथ में एक साइड में यहां पर इंसान की जान चली गई क्योंकि खून नहीं था, दूसरी साइड में अगर बात करें अप्रैल 2017 की बात की जा रही है, रिपोर्ट ये निकल कर आई कि 5 ईयर के अंदर अंदर 2.8 मिलियन जो यूनिट ब्लड है वो एक्सपायर हो गया रखा रखा, यानी कि खराब हो गया रखा रखा, और उसको कहीं ना कहीं फेंकना पड़ गया। लगभग 6 लीटर आप लोग, ये लगभग 6 लाख लीटर आप लोग ब्लड बोल सकते हैं। यानी कि एक साइड में लोग मर रहे हैं जिनको खून नहीं मिल रहा है, और दूसरी साइड में इसको बहा दिया जा रहा है ऐसे ही, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है रखा रखा इतने दिनों से। तो देखिए ये काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। एक साइड में लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी साइड में खाने को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इतना ही लीजिए थाली में जितना जरूरी है, बाकी थाली में लेने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार जाकर ले सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं तो ये सोचिए एक बार कि कोई भूखा भी मर रहा है। अगर बात करते हैं यहां पर, ये तो ब्लड की बात होगी, यहां पर अगर हम ब्लड लेते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए ब्लड अगर किससे लिया जाता है ना, तो वो एक सेफ ब्लड होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि टीटीआई की अगर बात करें, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि जैसे आप लोग एचआईवी एड्स की बात कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले अभी साउथ में से केस निकल कर आया, एक प्रेग्नेंट महिला को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड वहां पर चढ़ाया गया। समझ रहे हैं, सामने वाले की लाइफ बर्बाद कर दी गई है। ये कंडीशन भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ब्लड को किस तरीके से कलेक्ट करना है और किस तरीके से उसको लेकर चलना है, ये काफी बड़ा मुद्दा आज के डेट में देखने को मिलता है। अब आप लोग यहां पर 3 तरीके से कंडीशन यहां पर समझ सकते हैं, तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। डिटेल में यहां पर बताता हूं 3 तरीके से ब्लड का डोनेशन होता है। सबसे पहला तो आप लोग ये बोल सकते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, जब भी आप लोगों का बर्थडे हो या आप लोगों को लगे कि कुछ अचीवमेंट किया है, कोई खुशी आप लोगों को हो, तो आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड आप लोग 3 महीने का रख सकते हैं। एक सेफ साइड में अगर लेकर चलें तो 6 महीने में आप लोग हर बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपकी बॉडी पर उसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि साल में 2 बार या फिर साल में 1 बार तो आप लोग कर ही सकते हैं अपने बर्थडे वाले दिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, यहां पर मैं बोल रहा हूं आप लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया, यानी कि आप लोग उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग उसके लिए कोई लालच है कि हाँ ऐसा कुछ किया जा रहा है। ये सबसे सेफेस्ट ब्लड माना जाता है, क्योंकि ये इंसान जो होगा, ये इंसान ब्लड डोनेट करेगा, इसको पता है कि इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये दिल से ब्लड डोनेट करेगा, कोई इसके बदले में इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए सबसे सेफेस्ट ब्लड माना जाता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल डोनर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड देकर आते हैं और अपनी ब्लड देकर आते हैं और टाइम टू टाइम क्या करेंगे, फेसबुक पर या कहीं पर अपडेट कर देंगे जाकर। कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में अगर जाएंगे, ये पैसा भी उसके लिए चार्ज करते हैं, यानी कि इसके लिए उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, कई बार पैसा भी मिलता है इनको उसको डोनेट करने के लिए। बहुत सारे इसको कमर्शियली भी इंप्लीमेंट कर चल रहे हैं, यानी कि ब्लड डोनेट करते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं। ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, इनको कोई बीमारी है, तो इनको उससे मतलब नहीं है, इनको बस पैसे से मतलब है। तो इसीलिए कंडीशन यहां पर ये निकल कर आती है कि पैसे के लिए अगर ब्लड दिया जा रहा है तो वो सेफ ब्लड यहां पर नहीं है। इसके अलावा अगर आगे चलें, रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है। रिप्लेसमेंट कौन से डोनर होते हैं? मान लीजिए किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां पर हॉस्पिटल में लेकर गए, तो हॉस्पिटल वाले बोलेंगे ब्लड लेकर आओ, तो ब्लड लेकर आओ, इतना यूनिट बोल देंगे। पर लेकिन अगर यहां पर उस टाइम पर ब्लड जो रखा रहता है, वो वहां पर जो हॉस्पिटल में रखा होता है, वो तो पेशेंट को चढ़ा देंगे क्योंकि पेशेंट को जरूरत है, पर लेकिन उनको ये बोल देंगे कि ब्लड आप लोगों को लेकर आना है। तो उस हफरा तफरी में उनके ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, वो अगर कोई बीमार भी हो लंबे समय से या फिर कोई दवाई भी खा रहा है, उसका भी ब्लड वो एक तरीके से बर्डन में आकर दे देते हैं, क्योंकि अपने फैमिली के मेंबर को उनको बचाना होता है। चाहे उसके अंदर कोई डिजीज भी हो, उसको भी छुपा लेता है इंसान, क्योंकि उस टाइम पर जान की बात आ जाती है वहां पर। तो इस तरीके से ये भी ब्लड सेफ नहीं है। यानी कि 3 तरीके से हो गया।
एक तो इंसान वो वॉलेंट्री जाकर दे रहा है, यानी कि बर्थडे है भैया अपना ब्लड डोनेट करके आता हूं। एक वो इंसान है जो कि पैसे में ब्लड दे रहा है, और एक वो है जो कि प्रेशर में आकर ब्लड दे रहा है। तो सबसे ज्यादा सेफ ब्लड ये है, ये वाले ब्लड सेफ नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए भी एक प्रॉपर रेगुलेशन यहाँ पर चलनी चाहिए, क्योंकि देने के बाद में जब ब्लड यहाँ पर वो बाद में चेक किया जाता है, अगर वहां पर चेक करने में कोई कमी हो रही है, और एक तरीके से बहुत सारी ऐसी भी बीमारी है जो आप लोग यहाँ पर चेक भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही बोला जाता है अगर आप लोग साफ स्वस्थ हैं, आप लोग दवाई नहीं खा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आप लोग तब ब्लड दीजिए आकर, ये पहले ही यहाँ पर बताया जाता है। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्लड को चेक कर भी बताया नहीं जा सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, और वो ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ पर उस पर्सन के शरीर में पहुंच जाती है जो कि ऑलरेडी बीमार है। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। ब्लड को अगर देखेंगे आप लोग, कंसीडर किया जाता है दवाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ब्लड एक तरीके से दवाई की तरीके से कंसीडर किया जाता है ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट भी बन सकती है। अगर बात करें हमारी कंट्री में स्टोर करना ड्रग को, या ब्लड बैंक बनाना, ये सारा कंट्रोल किया जाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, DCGI। याद रखिएगा, आगे काफी यूज करने वाला हूं। ये जो कंट्रोल करके चलता है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो ड्रग कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, प्रोसेसिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा काम किया जाता है ड्रग एंड द कॉस्मेटिक रूल 1945 के द्वारा। ये यहां पर ये काम करता है, कैसे स्टोर करना है, कैसे सारा काम करना है। अगर बात करें यहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अगर कोई आता है जो लाइसेंस वगैरह देते हैं, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर यहां पर आता है तो वो क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है, किस तरीके से यहां पर यूज किया जा रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है ब्लड वगैरह। अगर उसको कोई भी गलत लगती है तो क्या करते हैं यहां पर, कई बार यहां पर वो उसको सस्पेंड भी कर देता है लाइसेंस, अगर उसको लगता है यहां पर कि यहां पर ऐसा कुछ गलत काम हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए इसके हिसाब से। तो ये भी प्रॉब्लम निकल कर आती है। पर लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, जिसके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ये आप लोगों को नेशनल लेवल पर, और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ये आप लोगों को स्टेट लेवल पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है प्रॉपर वे में। अगर आप लोग ढंग से देखेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया 81 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ब्लड बैंक भी नहीं है, तो ये काउंसिल तो दूर की बात वहां पर कर दीजिए। और यहां पर यह भी बोला गया, देखिए अगर बात करें NBT की, यानी कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की अगर आप लोग बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी बोली गई थी यहां पर, क्योंकि इसको फॉर्मुलेट करने के साथ में इसमें एक्सपर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को हर एक सर्विस से यहां पर जो ब्लड से रिलेटेड बात की जा रही है उसके एक्सपर्ट, और इसी के साथ में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लड बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक अच्छी बॉडी यहां पर बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाने की। पर लेकिन लैक ऑफ स्टैट्यूटरी स्टेटस की वजह से भी यहां पर कंडीशन निकल के आती है। जिस तरीके से इसको कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस तो दिया नहीं गया है, यानी कि लॉ के द्वारा तो ये बनाई नहीं गई है, पर लेकिन यहां पर जो DCGI है वो लॉ के द्वारा बनाया गया है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, जो स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है यहां पर DCGI के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से अगर कोई रिकमेंडेशन यहां पर निकल कर आती है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, ये तो यहां पर लॉ के हिसाब से बनाया गया है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये आप लोग देखिए यहां पर, ये इसके लिए यहां पर एक्ट है, जो एक्ट में से इसको निकाल के लेके आया गया, ठीक है। पर लेकिन अगर यहां पर इसकी बात करेंगे, इसके लिए कोई एक्ट यहां पर नहीं है, तो अगर ये कोई रिकमेंडेशन भी देता है तो वो एक तरीके से रिकमेंडेटरी होती है, यानी कि एक तरीके से उसको कोई ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही मानना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन यहां पर होती है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर ये बोले कल को कि कल के यहां कोई ब्लड बैंक है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, तो ये पावर इनके हाथ में नहीं है, ओनली रिकमेंड कर सकते हैं। तो सीरियस इशू क्या है यहां पर, दोनों एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके बीच में भी, और दूसरी जो यहां पर आप लोगों को बोली DCGI के बीच में भी, यानी कि जो लाइसेंस कैंसिल करने वाली है और जो रिकमेंडेशन करने वाली है, दोनों के बीच में एक बैलेंस यहां पर होना चाहिए। और जो सीरियस इशू है कैसे मॉनिटर करना है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या बोला है, सॉल्यूशन ये बोला है, चाहे तो NBTC की बात कर लीजिए यहां पर, जो कि एक काउंसिल बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाने की, या फिर यहां पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बोला गया है कि देखिए कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी रोल है वो इनके हाथ में होना चाहिए, ना कि DCGI के। यानी कहने का मतलब ये एक्सपर्ट जो रहते हैं वो यहां पर इनमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड, इसमें एक्सपर्ट देखने को नहीं मिलते हैं, और उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है ब्लड से रिलेटेड या फिर ब्लड बैंक से रिलेटेड। तो यहां पर तो आप लोग देखते हैं SSC के भी जो फॉर्म निकलते हैं उसमें ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोग कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट यहां पर निकल के आती हैं, इनको कोई स्पेशल एक तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, तो आप लोगों को ये जो रोल है वो इनको दे देना चाहिए, यानी कि जो रूल अमेंड करने चाहिए, और खासकर NBCT जो काउंसिल है यहां पर, NBTC या फिर स्टेट की जो काउंसिल है यहां पर, उनके हाथ में लाइसेंसिंग प्रोसीजर आप लोगों को देना चाहिए, और या फिर दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ताकि रूल और रेगुलेशन को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। 2017 में अमेंडमेंट
किया गया रूल में, पर फिर भी कोई भी ढंग से उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है अब तक अगर देखा जाए तो। यहां पर यह बोला गया कि दो ब्लड बैंक है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होना चाहिए, अगर एक जगह ब्लड की कमी पड़ती है तो दूसरे में से ब्लड लाकर निकाला जाए, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। कोलिब्रेटिव रेगुलेशन की बात यहां पर की जा रही थी, पर लेकिन उनको कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, इंप्लीमेंट करने से कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये आप लोग को कागज में देखने को मिलेगा, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो ये सजेशन यहां पर दिए गए हैं। अगर रीजनल डिस्पैरिटी आप लोग खत्म करना चाहते हैं, यानी कि एक एरिया में ब्लड है दूसरे एरिया में नहीं है, तो क्या करना है, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल या फिर हॉस्पिटल बेस या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो गवर्नमेंट के बैंक है ब्लड बैंक, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कंट्री में अगर कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग को वहां पर एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि वहां पर जल्दी से जल्दी ब्लड को पहुंचाया जा सके। तो यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल ब्लड पॉलिसी का भी यहां पर एम है कि किस तरीके से 2002 में जो निकल कर आया था, ये बोला गया था हर एक इंसान को एक्सेसिबल होना चाहिए ब्लड और एडुकेट क्वांटिटी में, और सेफ और क्वालिटी वाला ब्लड मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, सेफ मिलना चाहिए और यहां पर क्वालिटी वाला ब्लड मिलना चाहिए। तो ये यहां पर पॉलिसी थी, पर लेकिन 2002 की बात की जा रही है और मैं 2019 में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं। तो समझ सकते हैं आप लोग 17 सालों में क्या हुआ यहां पर, वो आप लोगों के सामने है। जो कंडीशन निकल के आई अभी 2016 में ही हम लोगों ने देखा, एक महिला की जान गई। तो इस तरीके से यहां पर कंडीशन खराब है। तो रेगुलेटरी जो अप्रोच है वो उसको जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए, और कैसे रिफॉर्म क्या क्या करना है जल्दी से जल्दी स्टेप उठाने चाहिए अगर आप लोग रियली सीरियस है यहां पर जनता को लेकर। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ये एक रियल क्राइसिस है? पहले बोल रहे हैं हाँ, पहले जो हाँ बोल रहे हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज के डेट में जो जॉब करना चाहते हैं उनके पास में भी जॉब नहीं है, और कहीं ना कहीं श्रिंक भी हो चुका है, जो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा 45 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ऊपर से डेटा भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ा रीजन जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर जीएसटी जो बोला गया, इसी के साथ में डिमोनेटाइजेशन बोला गया, और इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जिस तरीके से प्रोडक्टिव स्टेप उठाने चाहिए वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आज के डेट में ये अंडर इंप्लॉयमेंट है लोग, यानी कि कहने का मतलब ये है लेकर बैठे हैं यहां पर किसकी लेकर बैठे हैं डिग्री, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े से बड़ी डिग्री, यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज की डेट में ऐसी ऐसी डिग्री लेकर बैठे हैं जिनका आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और जॉब कैसी कर रहे हैं, क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, पियोन की जॉब कर रहे हैं, यानी कि अंडर इंप्लॉयड है लोग आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीएचडी वाले लोग क्लर्क की या पियोन की जॉब करेंगे यार उनको करने के लिए तो 10th और 12th पास हो जाइए वही काफी है, पर लेकिन कर रहे हैं लोग क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। अगर दूसरी साइड में चला जाए यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं, देखिए ये ऐसा कोई एग्जैक्टली आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा कुछ है कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन्होंने ये बोला जो सर्वे किया गया है वो क्वेश्चनेबल है, यहाँ पर मेथोडोलॉजी जो यूज की जा रही है वो अप टू द मार्क यहाँ पर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वरना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डेटा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की, जितनी यहाँ पर इसके हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। मुद्रा लोन वगैरह निकाल के लेके आए, इतनी सारी एफडीआई आ रही है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है। तो दुनिया भर के ऐसे काम किए गए गवर्नमेंट के द्वारा जो कि यहाँ पर अच्छे से जॉब आज की डेट में जनरेट कर रहे हैं, पर लेकिन जो डेटा है यहाँ पर वो क्वेश्चनेबल है, यहाँ पर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये बात यहाँ पर इनके द्वारा बोली जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आती है, जो एनएसएसओ का जो डेटा था, अगर रियली में गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी तो देखिए कहीं ना कहीं उसको डेटा को पहले चेक किया जाता, ढंग से उसको प्लान किया जाता और तब उसको कहीं ना कहीं रिलीज तो कम से कम किया जाता। ये लीक होकर जो बात आई है तो कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है गवर्नमेंट की खुद की टेंडेंसी पर कि क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है। और ऐसी बात भी नहीं कि गवर्नमेंट ने इंप्लॉय जनरेट नहीं किया, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया है, यानी कि एक तरीके से जो मुद्दा बन रहा है वो एक तरीके से कहना इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे बिल्कुल भी जनरेट नहीं हुआ तो वो भी सही नहीं है, अगर आप बोलेंगे इतना जनरेट हो गया बोल जाए तो वो भी सही नहीं है। जनरेट हुआ है पर लेकिन अप टू द मार्क जनरेट नहीं हुआ है, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एक साइड में रहना, तो यहां पर बुद्धा वाला पाथ आप लोग बोल सकते हैं, तो यहां पर मिड में चलने वाली बात है, मिड पाथ पर। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि देखिए अगर आप लोग देखेंगे ना गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज यहां पर जैसे मेक इन इंडिया की बात आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, अब तक वो काम नहीं किया जाता जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, पर लेकिन प्रोग्राम बन रहे हैं, उनको इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए था वो ऐसे नहीं हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट काम कर रही है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से कई बार यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे जब भी ये आर्टिकल आता है ये हमेशा से आर्टिकल वो होता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, यानी कि वीक में जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं उसी का एक यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एक परछाई इस आर्टिकल में देखने को मिलती है। तो एक तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन की तरीके से ले सकते हैं जो पूरे वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद में ये आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि 4-5 आर्टिकल मैंने पूरे वीक में डिस्कस किए हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र किया गया है और वो भी डिटेल में। तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ये 16th लोकसभा की बात की जा रही है। 16th लोकसभा वेडनेसडे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर यानी कि इसका जो पैटर्न है काम करने का वो आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर 6 लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से काम किया गया।
तो बात ये बताई जा रही है कौन कौन ने किस किस लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। तो सिक्स जो लार्जेस्ट पार्टी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अटेंडेंस जो रही काफी अच्छी रही यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे, अगर बीजेपी के भी एमएलए की बात करते हैं तो वो एमपी की बात करते हैं, तो शिवसेना के लॉ मेकर जो है वो सबसे ज्यादा अटेंड रहे और सबसे ज्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट उनके द्वारा किया गया और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उनके द्वारा पूछे गए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये यहाँ पर सामने आप लोगों को दे रखे क्या क्या अटेंडेंस रही। बीजेपी की सबसे ज्यादा अटेंडेंस देखने को मिली। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की आप लोग बोल सकते हैं, एआईएडीएमके की बोल सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप लोग, नहीं सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा बीजेपी की है और दूसरे नंबर पर है बीजेडी की, ठीक है ना, बीजू जनता दल की। और इसके साथ में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी तीसरे नंबर पर यहाँ पर है ये एआईएडीएमके। चौथे नंबर पर आप लोग फिर यहां पर देखेंगे किसकी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी शिवसेना की। पांचवें नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की। छठे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस की। तो यहां पर ये आप लोग देखते हैं एवरेज अटेंडेंस जो यहां पर रह गई है, ठीक है। डिबेट पर एमपी यहां पर देखने को मिला, तो ये भी आप लोगों के सामने डेटा है। यानी कि कुछ ऐसा डेटा यहां पर सामने रखा गया कि हमारी जो लोकसभा है 2014 से लेके 2019 तक कैसे काम किया है उसका एक एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ डिबेट्स एमपी के द्वारा जो पार्टिसिपेट किया गया कौन कौन सी पार्टी के, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे गए हैं ज्यादा, यहां पर ये बात यहां पर बोली जा रही है। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहां पर 3-4 पर्सनैलिटी के नाम दे रखे हैं जिस तरीके से आप लोग देखते हैं। यहां पर बैरोन मिश्रा, ये यूपी के हैं, इनके द्वारा जो डिबेट में पार्टिसिपेट किया गया। इसके अलावा यहां पर ये 4-5 इंसानों के नाम यहां पर दे रखे हैं जो कि सबसे ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तो पहले नंबर पर है बैरोन मिश्रा, दूसरे यहां पर पीसी चंदेल, तीसरे नंबर पर यहां पर शरद त्रिपाठी, चौथे नंबर पर है सीपी जोशी और पांचवें नंबर पर है पीपी चौधरी। तो ये आप लोग देखते हैं नंबर ऑफ डिबेट्स में जिनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। इसी तरीके से अगर आगे चलें, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर जो बिल है यहां पर प्राइवेट बिल वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो ये भी 4-5 नाम आप लोगों के सामने हैं। हालांकि डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो यहां पर निशिकांत दुबे का नाम कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा, या फिर कीर्ति सोलंकी, 2 नाम कम से कम ऊपर के आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर, ये आप लोगों के सामने है, बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मिनिमम वेज होती है उसके बारे में। मिनिमम वेज को बढ़ाने की बात की जा रही है, ये 375 रुपये पर डे देने की बात की जा रही है। मिनिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 10,000 रुपए बोले जा रहे हैं, 9,750 रुपए पर मंथ। ये बात बोली गई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, जिसकी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मिनिमम वेज की हम लोग बात करते हैं तो। नेक्स्ट बात करें इंडिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन की, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी और यहां पर स्वीडन की विजिट पर है। तो अच्छे डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की बात की जा रही है जर्मनी, स्वीडन और इंडिया के बीच में। आगे जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है वेस्ट, अगर बात करें हमारी कंट्री में जो होते हैं उससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो लगभग हाफ जो है यहां पर वो प्लांट हमारे बर्बाद हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन दी गई अभी रिसेंटली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है अगर हम लोग ढंग से जो चीजें हैं उनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से उनको रीयूज नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये एनालिसिस किया गया सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यूएसए ने बोला है वो यमन से अपने जो भी लोग हैं वहां पर उनको वापसी लेकर आएगा, यानी कि यमन की बार से यूएसए अपने हाथ खींच रहे हैं। लगभग 30 दिनों के अंदर अंदर यहां पर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बाकी यहां पर रस्साकशी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफी लंबे समय से। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एक सदमा है, क्योंकि ये बोला गया कि जो अगर यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको पावर नहीं है ट्रांसफर करने की ऑफिसर्स, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है और पावर किसके हाथ में दे रखी है, पावर दे रखी है सेंटर के हाथ में। तो काफी लंबे समय से यहां पर आप लोग देखते हैं एलजी को रिलेटेड, यानी कि जो जनरल पहले यहां पर एलजी थे, ठीक है, नजीब जंग थे, तो उसके बीच में काफी लंबे समय तक यहां पर रस्साकशी चलती रही और अब भी ये सेम पोजीशन पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रकाश पादुकोण, आप लोग देखते हैं फर्स्ट इंडियन है जिनके द्वारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती गई थी 1980 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अभी जो रिसीव कर रहे हैं ये एसिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि सुनील गावस्कर जी के द्वारा इनको दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आप लोगों से पूछा गया था अरूबा के बारे में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अरूबा यहाँ पर ये वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर मैप में आप लोग निहारिए है तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग इधर को आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर वेनेजुएला। थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए ये अरूबा आप लोग देखते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ये है यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन फ्लोरिन, यहाँ पर इसकी आप लोगों को करेंसी देखने को मिलेगी। ओरिएंट स्टार, ये आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलती है, ठीक है। तो जे यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों को जिनका आंसर देना है। ब्लड जो कंसीडर किया जाता है वो ड्रग की तरीके से कंसीडर किया जाता है। ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट किसके तहत ये आता है, ये आप लोगों को बताना है।
स्टोर करना ब्लड बैंक जो यहाँ पर देखता है वो लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। सीबीआई के हाथ में जो पावर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1963 के है, यानी कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कौन थे होम मिनिस्टर जिनका ब्रेन चाइल्ड इसको माना जाता है, ये बताना है आप लोगों को। किस पर्सनैलिटी, कौन पर्सनैलिटी यहाँ पर जो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो फर्स्ट टाइम जीता था 1980 में, और जिनको एसीज लाइफ टाइम अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया है, अभी ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल गठन किया गया था, जिसके द्वारा 375 यानी कि 375 पर डे, या फिर 9750 यानी कि 9750 रुपए पर डे वो पर मंथ देने की बात की जा रही है यहाँ पर, अगर बात करें सैलरी की तो, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो खासकर अगर मिनिमम वेज की बात आप लोग करते हैं तो। आगे यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर इंडिया ने किस कंट्री के साथ में यहाँ पर अभी डिफेंस एग्रीमेंट किया है, एक तो है जर्मनी, दूसरी के बाद नाम बताना है। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर अभी यहाँ पर विजिट पर है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में, अगर आप लोग यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। और देखिए शांति बनाकर रखिए। एक ऐसा टाइम होता है हमेशा जब दुख का माहौल होता है, उस टाइम पर सबको साथ में मिलकर चलना होता है, ठीक है। तो कुछ भी उल्टी सीधे कमेंट नहीं करने हैं, अपने काम पर फोकस दीजिए, यही सबसे अच्छा एक तरीके से ट्रिब्यूट होगा। क्योंकि जो हमारे जवान हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं, उनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि लोग शांति में रहें और काम को ढंग से कर सकें। कुछ भी गलत काम करने से बचिए, अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाइए। टाइम मिले तो किसी को जरूर पढ़ाइए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।